Hello dear student, myself Ramanand Shukla from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read chapter 3rd of Civics of class 7. The topic is the state government. Now, our today's video we are going to start with the state executive. Dear student, the state executive implements the law that are made by the state legislature. The state executive comprises the chief minister, the council of ministers and the governor. Dear student, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है इसका काम होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फॉर्म लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना. इट्स कंप्राइजेज चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करें तो इसमें चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और गवर्नर. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द चीफ मिनिस्टर. The members of the ruling party elect a leader from among us themselves who becomes the chief minister. Dear student, the members of ruling party elect a leader from amongst themselves. मीन टू से उनमें से एक आदमी को वो अपना लीडर चुनते हैं और वही जो लीडर होता है इनका चीफ मिनिस्टर बनता है. The chief minister is the most important member of the state executive. अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें तो वो है चीफ मिनिस्टर. ही और सी हैज मेनी फंक्शंस. उसके बहुत से काम हैं. अब हम उसके वर्क्स को पढ़ेंगे क्या क्या उसके फंक्शन. ही और सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट. फर्स्ट. सेकेंड, he or she is also the leader of the council of ministers. Third, he or she selects other ministers for the state and allocates their portfolios. Council of minister मतलब मंत्रिपरिषद के अलावा वो 10 मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है और उनके विभागों को आवंटित करता है. मतलब उनका जो पोर्टफोलियो होता है जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो उनका जो पोर्टफोलियो होता है उनको एलोकेट करता है, आवंटित करता है. he और she प्रेसिडाइज ओवर कैबिनेट मीटिंग्स. जो भी कैबिनेट्स की मीटिंग्स होती हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, उनको प्रेसिडाइड्स करता है, उनकी अध्यक्षता करता है. he और she कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स. अपार्ट फ्रॉम दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज he also कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स. इनटू से ही वो समन्वित करता है विभिन्न मंत्रियों के कार्यों. he और she सुपरवाइज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. इसके अलावा जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट है उसको भी वो सुपरवाइज करता है, देखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं. डियर स्टूडेंट, हियर इज द टॉकिंग पॉइंट. Do you feel collective responsibility is important? Why in which other fields of life do you think collective responsibility should exist? तो स्टूडेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है सामूहिक जिम्मेवारी. तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, मान रहे हैं इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों. और दूसरा कहा जा रहा है कि जो अदर फील्ड्स हैं उसमें हम कनेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है. तो जो सामूहिक जिम्मेवारी होती है इसमें जिम्मेवारी एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती है, एक समूह की होती है. क्योंकि जो सरकार है कोई एक व्यक्ति तो मिल के चला नहीं रहा. चीफ मिनिस्टर है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसके अलावा और भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. तो एक तरह से जो भी वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. मतलब किसी एक व्यक्ति का वो काम नहीं है, एक ग्रुप का काम है. तो इस वजह से यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस है. डियर स्टूडेंट, इन द फैक्ट बॉक्स इंफॉर्मेशंस गिवन हियर, ज्योति बसु आज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट
He was the Chief Minister of West Bengal from 1977 to 2000, the time period 23 years. ये स्टूडेंट अब तक सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है चीफ मिनिस्टर्स में वो ज्योति बसु के नाम से रिकॉर्डेड है और वो है 23 इयर्स का रिकॉर्ड, और ये 23 इयर्स तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे फ्रॉम 1977 to 2000. Now dear student, we are going to know about the Council of Ministers. अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. The Chief Minister is assisted by a Council of Ministers which looks after the administration of a state. Dear student, Chief Minister is assisted by the Council of Ministers. It is in Hindi it's also called Mantri Parishad. The different ministers are in charge of various government departments called the ministries. So in a state there is a finance minister, home minister, power minister, education minister and many other ministers. Sometimes the council of ministers also advise the governor. ये स्टूडेंट जो स्टेट्स या कंट्री में डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं चार्ज में, तो इनके डिपार्टमेंट्स में फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, तो ये कभी कभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी गवर्नर को एडवाइस देती है, लेकिन ज़्यादातर एडवाइस जो है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा दी. नेक्स्ट पैराग्राफ. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर की जब बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा विधानसभा, विधान परिषद आता है. If the state legislature is not confident about working of one particular ministers belonging to the council of ministers, a no confidence motion against him or her can be passed in the Vidhan Sabha. Dear student, अगर जो लेजिस्लेचर है स्टेट का लेजिस्लेचर जिसमें हम विधानसभा, विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो अगर उसको लगता है कि एक जो मिनिस्टर है वो वर्किंग जो है उसकी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका काम ठीक नहीं चल रहा है या उस पर कोई संदेह है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे बिलोंगिंग, उससे संबंधित एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में इसको कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव, ला सकता है विधानसभा में. और अगर ये पास हो जाता है, इफ गवर्नमेंट लूज द मोशन, और इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, मतलब सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो जो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना होगा, हैज़ टू रिजाइन सिमिलरली. एंड इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन, द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है टू रिजाइन टू. और इस तरह से अगर चीफ मिनिस्टर खुद रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो रिजाइन है उसी के साथ मान लिया जाता है. नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द गवर्नर. द गवर्नर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव. एवरी स्टेट इन द इंडिया हैज अ गवर्नर. डियर स्टूडेंट, जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गवर्नर, आफ्टर गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड आफ्टर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जो जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में वहाँ पे एक गवर्नर अपॉइंटेड हैं, हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. गवर्नर्स आर अपॉइंटेड इन द स्टेट्स वाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आर इन चार्ज ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी. Dear student, for the ease of governance, our country is divided into states and union territory, and there is a national capital territory, the NCT Delhi. So here clear, the governor is appointed by the president for states, and lieutenant governor appointed by president for UT, union territory, as well as national capital territories of Delhi. Next paragraph. To become a governor, a person must be 35 years of age and a citizen of India. He or she cannot be a member of the parliament or the state legislature or hold any office of profit under the government of India. Dear student, राज्यपाल बनने के लिए एक व्यक्ति को 35 साल की उम्र का होना चाहिए
इसके अलावा भारत का नागरिक हो, और पार्लियामेंट के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो लाभ का पद होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसके पास नहीं होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट फंक्शंस ऑफ अ गवर्नर। अब हम एक गवर्नर के फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट इज कैरीड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर, हाउएवर इज रियलिटी a governor is the nominal head of a state, whereas the real power lies with the chief minister and the council of minister. डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, लेकिन जो एक्चुअल पावर होती है स्टेट से रिलेटेड वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित होती है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकेंड, द गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट्स portfolio to the council of minister and on the advice of the chief ministers. He or she also appoints the advocate general, the judge of the district courts. इसके अलावा वो एडवोकेट जनरल और जजेज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के होते हैं उनको अपॉइंट करता है। एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वहाँ पे जब जज की नियुक्ति होती है तो उसमें जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर से सलाह लेता है। The governor summons and ends the sessions of both houses of the state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर के जो बोथ हाउसेज हैं दे आर कॉल्ड विधानसभा और विधान परिषद, तो उनकी जो बैठकें होती हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं या सेशंस होते हैं, उनके जो सत्र चलते हैं, तो ये सत्र को आहूत भी करता है और सत्रावसान भी करता है। मतलब सत्र की शुरुआत भी करता है और सत्र का जो एंडिंग पॉइंट सत्रावसान का मतलब सत्र को खत्म भी करता है, बंद करता है। द गवर्नर inaugurates the state legislature after the assembly election and also addresses the first session every year. आफ्टर इलेक्शन जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट होती है तो उसकी असेंबली का जो शुरुआत है वो एड्रेसेस ऑफ द फर्स्ट सेशन मतलब वो राज्यपाल के गवर्नर के एड्रेस के मतलब भाषण के बाद ही शुरू होती है। इसके अलावा जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल का उसको भी एड्रेस करता है गवर्नर। द गवर्नर्स स्पीच ऑन दिस ऑकेजन जनरली आउटलाइन द न्यू पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के स्पीच के बाद ही सरकार जो है नई पॉलिसीज को बनाती है रिलेटेड टू स्टेट। द गवर्नर कैन रिटर्न अ बिल to the state legislature for reconsideration. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor gives assent. ये स्टूडेंट जो गवर्नर होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो किसी भी बिल को रिटर्न कर सकता है लेजिस्लेचर के पास कंसिडरेशन के लिए, उसमें सुधार के लिए। और इसके अलावा वो जो बिल्स हैं वो लॉ कब बनते हैं, जब गवर्नर गिव्स असेंट, मतलब गवर्नर उस पर अपनी सहमति दे देता है तभी वो बिल जो है उसको लॉ कहते हैं। When the state legislature is not in session and the governor considers it's necessary to pass a law, he or she can issue the ordinance. An ordinance acts as a law as long as it remains in force. These ordinances have to be submitted to the state legislature for approval in the next session. Dear student, ऐसा टाइम पीरियड जब लेजिस्लेचर जो है उसका सेशन नहीं चल रहा है और उस समय अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक कानून है जो बहुत ज़रूरी है तो ऐसी कंडीशन में वो ऑर्डिनेंस पास करता है, इशू करता है, अध्यादेश, इसको हिंदी में कहेंगे अध्यादेश जारी करता है
और ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो लॉ के तरह ही काम करता है, कानून के समान ही होता है। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है इसको जो लेजिस्लेचर का नेक्स्ट सेशन मतलब अगला सत्र आता है तो उस समय ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये अप्रूवल ले, उस लेजिस्लेचर का मतलब विधान परिषद का अप्रूवल लेना होता है। और इसका ऑर्डिनेंस का एक टाइम पीरियड होता है, ये अपने उस टाइम पीरियड तक पूरी तरह से कार्यरत रहता है। Money bill can be introduced in the state legislature assembly only on the prior recommendation of the government. मनी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है तो उससे पहले वो रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर मतलब राज्यपाल की संस्तुति पे ही वो आता है। द गवर्नर हैज़ टू पावर टू नॉमिनेट सर्टेन मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल इफ द स्टेट इज बाईकैमरल। और अगर स्टेट बाईकैमरल है तो गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में वेरियस जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करें। दीज नॉमिनीज आर फेमस पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज। He or she can also nominate one member in the state legislative assembly from the Anglo-Indian community if he or she feels that they do not have enough representative. Dear student, आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड जो अदर इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।